नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है कहानी अभी आज श्री नवल नारायण कथा, मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये सीरीज। और आज इसका 17वां अंक, पार्ट 17। आपको कहानी याद होगा, हमने पिछले एपिसोड में कहानी कहाँ पे छोड़ी थी। नवल नारायण की पत्नी माया को उसके भाई हंस जी जबरदस्ती विदा करा के लेकर के चले गए थे और ये बहाना बताया था कि हमारे परिवार में रिवाज है सुदिन सधाने का। दत्त बाबू ने बहुत मना भी किया था कि ये बच्चा बीमार रहता है और इसका इलाज आपके गांव में कैसे संभव है। जब पहले नवल नारायण की बेटी आपके यहां थी तब आपने यही बहाना बताया था कि उसका इलाज वहां पे कैसे होगा। हमारे गांव में नदी भी बहती है, हमारे घर में कोई रहता भी नहीं है, हमारे पिताजी को घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है और उनके अलावा और कोई मर्द घर में रहता नहीं है, तो कैसे संभालेंगे। तो दत्त बाबू इन सभी मुद्दों पर हंस जी को घेर रहे थे और हंस जी एक बड़े अभिमानी किस्म के व्यक्ति रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी बात को कोई काटे। तो जब माया ने कहा कि हमें मायके जाना है और हंस जी ने कहा सुदिन सधाने के लिए माया को ले जाना है, तो हंस जी ने कहा कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि दूसरे बच्चे को सुदिन सधाने के लिए ले जाया जाता है और ये बच्चा बड़ा बीमार रहता है, महीने में 3 दिन इसको डॉक्टर की समस्या हो जाती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, सांस की समस्या हो जाती है, निमोनिया बढ़ जाता है, इसका बुखार लग जाता है, तो हमें बार बार अरवल ले जाना पड़ता है इसको। और आपके गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, आपके मखदुमपुर में भी डॉक्टर नहीं है और जहानाबाद तक ले जाना पड़ेगा। तो पहले आप ऐसा ही कहते थे कि कौन देखेगा, कौन संभालेगा, तो अब बताइए कौन संभालेगा। तो हंस जी अड़ जाते हैं कि नहीं, हम तो अपनी बहन को ले ही जाएंगे और हमारे यहाँ ये सुदिन का रिवाज है, नहीं तो अमंगल होगा। अब वो अमंगल होने का सुन करके अब दत्त बाबू कुछ बोल नहीं पा रहे और ये भी नहीं समझ आ रहा कि उनके यहाँ सच में ऐसा कोई रिवाज है या केवल ऐसे ही जिद पर आ गए हैं और अपनी प्रोफेसराई झाड़ रहे हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के नवल नारायण उनके सामने एक कायर की भांति आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो नवल नारायण रूठे हुए थे हंस जी के घर से, पचनामा नहीं जाएंगे, बड़ा तड़ंग भड़ंग किए थे नवल नारायण। जब बिना दोंगा के गए थे और बेइज्जत करके हंस जी चतुरानंद मिश्र और गजानन मिश्र के साथ इनको विदा करा के विदाउट टिकट ट्रेन पे बिठा दिए थे, तो बेइज्जती इनको भूल नहीं पा रहा था। उस दिन तो इन्होंने कहा था हम पचनामा कभी नहीं जाएंगे। और जब दत्त बाबू कहते हैं कि अगर इस बार हंस जी आप विदा करा के ले जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो आप अपनी बहन को हमेशा के लिए अपने गांव में ही रखिएगा, हम अपने बेटे का दूसरा ब्याह कराएंगे, क्योंकि आप मना करने के बावजूद कि इस बच्चे को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है बार बार, आप फिर भी ले जा रहे हैं। तो हंस जी ने कहा था ठीक है मैं देख लूंगा। तब दत्त बाबू ने अपना अलग दाव खेला था और कहा था इस बार विदा कराने हम नहीं जाएंगे। और नवल नारायण तो कसम खा के बैठे हैं कि हम पचनामा जाएंगे ही नहीं, तो इस बार विदा कराने हम नहीं जाएंगे, या तो नवल नारायण खुद जाएंगे लाने अपनी पत्नी को या आप खुद पहुंचाएंगे। तो हंस जी बुला करके नवल नारायण को कहते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको, कहीं नहीं आते पचनामा और क्यों नहीं ले आएंगे अपनी पत्नी को वापस आगे विदा करा के। तो नवल नारायण की कायरता भीरुता हंस जी के सामने ना बोल पाने की, तो कह भी नहीं पाते हैं कि आपके घर से हमको कैसे बेइज्जत करके निकाला गया था। तो ये नवल नारायण के चरित्र की एक ऐसी ही विशेषता है कि वो आदमी पीछे में बहुत झाड़ बांधता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने वो वास्तविक व्यक्ति खड़ा होगा उसके सामने बोलने में नवल नारायण की घिकी बन जाती है। पीछे में बहुत ही रंग बांधते हैं नवल नारायण, मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। लेकिन जब नवल नारायण के सामने वो व्यक्ति आके खड़ा हो जाए तो नवल नारायण की बोलने में घिकी बन जाती है। एक नंबर का
भीरू, कायर, तो हंस जी के सामने चुप्पी सज जाती है। तो दत्त बाबू की अनिच्छा से, दत्त बाबू की अनिच्छा के बावजूद, दत्त बाबू की पत्नी की अनिच्छा के बावजूद नवल नारायण की पत्नी माया सुदिन सधाने के लिए पचनामा चली जाती है और वहीं पे ये कहानी समाप्त हो गई थी। मैं बाथरूम चला गया था, एपिसोड खत्म हो गया था लघुशंका करने। जब लघुशंका से लौट के आया तो जनार्दन चाचा और संजय भैया हमारे सम्मुख बैठे दो श्रोता, वो कह रहे रंजन बाबू जल्दी आइए, कहानियां आगे का बताइए, एकदम जल्दी जानने का जिज्ञासा है। से हम अभी आपके बाथरूम जब गए थे आप लघुशंका करने, तो संजय से यही जिक्र कर रहे थे कि कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच गया है। तो हमने कहा जनार्दन चाचा कहानी सिर्फ इंटरेस्टिंग मोड़ पर ही नहीं पहुंच गया है, आज आपको एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा कहानी को। कहानी उस मोड़ पर पहुंचा हुआ है जहां बहुत कुछ आज होने वाला है इस एपिसोड में, और यहां से आपको हंस जी का असली जीवन चरित्र भी समझ में आएगा और आपको यह भी पता चलेगा कि क्यों हंस जी आज भी लानतें भेजने के लायक हैं। और यह भी आपको पता चल जाएगा जनार्दन चाचा कि हंस जी की सारी विद्वता के बावजूद, अपने आप को पूरा जिंदगी एक बहुत धार्मिक इंसान दिखाते रहे, उसके बावजूद हंस जी को जीवन में जो दुख मिला उसका वास्तविक कारण क्या था। क्योंकि प्रकृति के खेल में जब भी कोई भाग्य विधाता बनने की कोशिश करता है तो प्रकृति उसका ऐसा अंजाम सुनिश्चित करती है। यही हाल महाभारत में हुआ था, यही हाल आज भी है और यही हाल आगे भी जब कोई भाग्य विधाता बन के प्रकृति के लेख को बदलने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम प्रकृति ऐसे ही लिखती है। संजय भैया बोले बहुत बड़का बात कह रहे हैं रंजन बाबू आप, और एकदम सही बात भी कह रहे हैं। हंस जी के कर्म में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज है और ये लगातार झलक भी रहा है कि वो कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, लेकिन एक पारिवारिक पृष्ठभूमि में हंस जी का रोल बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है और वो बहुत ही नीच किस्म के आदमी रहे हैं। तो हमने कहा आज हंस जी की नीचता का और हंस जी के पूरे खानदान की नीचता का एक उदाहरण आपको यहां भी देखने को मिलेगा और मैं बहुत गौर से समझा रहा हूं, आप बहुत गौर से सुनिए। संजय भैया बोले बताइए रंजन बाबू आगे क्या हुआ। तो मैं आगे की कहानी बताता हूं कि इसके पहले कि ये कहानी बताएं कि हंस जी जब अपनी इस बहन को लेकर के पचनामा पहुंचते हैं तो क्या होता है, उसके पहले आपको एक दूसरी कहानी यहीं से जुड़ी हुई ये बता देते हैं कि हंस जी की ही एक और बहन थी और उसके पति हंस जी की विद्वता को और हंस जी के प्रोफेसरी को ज्यादा इज्जत नहीं देते थे और वो अक्सर हंस जी को बहुत कुछ कह भी देते थे, हंस जी का विरोध भी कर देते थे और जहां हंस जी गलत दिखते थे वहां पे हंस जी को टोकने में वो बिल्कुल भी कोताही नहीं करते थे। तो जनार्दन चाचा बोले ये बात तो हंस जी को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा, आपने पहले ही बताया है। मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा, हंस जी इस कारण उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि हंस जी को एक चापलूसों की मंडली अपने आसपास चाहिए जो उनका किसी भी तरह से विरोध ना करे, उनकी हर बात को हंस करके स्वीकार कर ले। हंस जी कहें अभी दिन है तो स्वीकार कर ले, हाँ सर दिन है, भले ही आसमान में चांद सितारे हो। तो हंस जी इस कैटेगरी के इंसान रहे हैं कि उनकी बात को अगर आपने गलत कहा तो उनकी त्योरियां चढ़ जाएंगी, उनकी भ्रिकुटी चढ़ जाएगी, चाहे आप कितने भी सही क्यों ना हो।
हंस जी का एक ही हिसाब किताब था कि सिर्फ और सिर्फ मैं सही हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं विद्वान हूं, मुझे प्रकृति ने कुछ विशेष बना करके भेजा है और ये सबों को भेड़ की तरह सिर्फ मेरी बात माननी चाहिए। मेरे से ज्यादा बड़ा विद्वान, बुद्धिमान और समझदार सुलझा हुआ इंसान इस धरती पर दूसरा कोई अभी कम से कम मेरे समकालीन में तो नहीं है। और मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं और इनके जितने भी खानदान के लोग हैं, चाहे उन्होंने अपनी बहनों का ब्याह करा हो, चाहे उनका खुद का ब्याह हुआ हो, तो उनको लगता था सबसे बुद्धिमान सबसे सुलझा हुआ इंसान और सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ मैं हूं और मेरी बात आंख मूंद करके लोगों को मान लेना चाहिए। और जो कोई भी इसमें थोड़ा सा भी हंस जी की बात का विरोध कर दे तो फिर हंस जी उस विरोध को दिल से लगा के बैठ जाते थे और उसके बाद फिर हंस जी के साथ आपकी पटरी पूरी जिंदगी कभी नहीं बैठेगी, पूरी केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। तो हंस जी की जो एक दूसरी बहन थी, उसके पति वो खुद भी बड़े एक प्रतिभावान थे, तो उनसे हंस जी की बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि हंस जी जहां कहीं भी दिखते थे कुछ अपना दिखावा करते हुए, तो वहीं पे वो बिल्कुल मुंह पे सबके सामने टोक दिया करते थे कि दिखावा ही आपका जिंदगी है, इसके सिवा आपका जिंदगी में है कुछ। तो वो सार बहनोई में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। तो संजय भैया बोले बिल्कुल पटने का सवाल ही नहीं उठता है रंजन बाबू, जैसन हंस जी का कैरेक्टर आप बताए हैं तो ऐसा आदमी से तो नहीं पटेगा। तब हमने कहा उनसे बिल्कुल भी नहीं पटती थी। और इस बीच में मैं आपको उस तरफ की कहानी थोड़ी सी बता दूं कि जिस दिन नवल नारायण के घर में पुत्र जन्म हुआ था, बिल्कुल उसी दिन हंस जी की दूसरी बहन के घर में भी पुत्र का जन्म हुआ था। और वो नवल नारायण का जिस दिन पुत्र जन्मा था, उस दिन जो हंस जी की दूसरी बहन के यहां पुत्र जन्मा, जहां से हंस जी को बिल्कुल भी नहीं बनता था। अब नवल नारायण के घर में हंस जी आ गए सुदिन सधाने के लिए लेकर के जाने, और माया को यहां से विदा करा के लिवा ले जाते हैं। लेकिन उधर की घटना यह है कि कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही थी उधर, जिसके कारण उधर बहुत ही तनाव का माहौल व्याप्त था। हंस जी की दूसरी बहन देखने भी नहीं गए थे। वहां इतनी हालत खराब हो गई थी कि इनके जो नवल नारायण के दूसरे साढ़ू हुए, जो हंस जी के दूसरे बहनोई हुए, अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं वहां पे घटी थी, बहुत ही बीमार होकर के बच्चे के जन्म से पहले ही हंस जी के उस बहनोई को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। और उधर हंस जी के वो बहनोई नवल नारायण के दूसरे साढ़ू, तो जनार्दन चाचा बोले उनका नाम नहीं बता रहे हैं, तो हमने कहा उनका नाम रहने देते हैं, उनका नाम बताए भी ना, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जनार्दन चाचा, क्योंकि इस कहानी में उनका ज्यादा रोल अभी नहीं है और आगे भी जहां तक आएगा ऐसे ही अननोन की तरह से उनको आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी में उनका नाम नहीं लेते हैं। तो संजय भैया बोले यह बात सही है, कहानी नवल नारायण की है, उनका नाम नहीं हो लीजिएगा तो पता चलेगा, पता चल ही गया कि उनके साथ रिश्ता क्या है, तो आगे बताइए क्या होता है। तब हमने कहा उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। उनके और भी पहले से बच्चे थे, वो उनके घर में उन बच्चों के बाद आया हुआ एक पुत्र था। उनका भरा पूरा परिवार पहले भी था और उसके बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। लेकिन पुत्र के जन्म के समय पिता हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि अचानक से घरेलू परिस्थितियां जो उस परिवार के दुश्मन लोग थे उनके चलते कुछ ऐसी बिगड़ी और कुछ ऐसा विधना का खेल रचा हुआ था
कि एक तरफ पत्नी प्रसूति गृह में है और दूसरी तरफ हंस जी के बहनोई हॉस्पिटल में। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हंस जी ना तो उस बहन को देखने गए, ना अपने उस बहनोई को देखने गए, क्योंकि हंस जी को डर था कि अभी उधर जितना तांडव मचा हुआ है और जितना पारिवारिक कलह उनके यहां मचा हुआ है और जिस तरह की परिस्थिति वहां उत्पन्न हो गई है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा लिया गया है और बहन को प्रसव होने वाला है, तो हमें बहन को यहां ना लाना पड़ जाए पचनामा। तो हंस जी अपने ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे और हंस जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे अपनी उस बहन पर और उस बहनोई पर, क्योंकि उनकी बनती नहीं थी। तो जिस दिन नवल नारायण के यहां पुत्र होता है, उस दिन वहां भी एक पुत्र का जन्म होता है और वहां परिस्थितियां विपरीत हैं और उन विपरीत परिस्थितियों में उनके जो परिवार के और सदस्य थे, जिसको गोतिया कहते हैं जनार्दन चाचा, तो बोले हाँ हाँ गोतिया लोग तो कौन कहां किसका होता है। तो मैं बोला उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए जो उनके हंस जी के बहनोई के जो गोतिया लोग थे, वो उसका फायदा उठाते हुए उनकी धन संपत्ति को हड़पने में लगे हुए थे, उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने में लगे हुए थे। और हंस जी यह सब खबर बीच बीच में मिलते रहता था और हंस जी के पिताजी बार बार ये बताते थे कि ऐसा ऐसा वहां हो रहा है। बीच में चिट्ठी लिख करके भी हंस जी को बताते थे जब हंस जी पचनामा में नहीं रहते थे। लेकिन हंस जी ना उस पर हाँ करते थे ना करते थे, वो कोई उसका जिक्र ही नहीं करते थे। इस कान से सुनते थे, उस कान से निकाल देते थे, क्योंकि हंस जी को डर था कि अगर हम वहां इन्वॉल्व हो गए, थोड़ा सा भी हमने इंटरेस्ट लिया उधर का बात जानने में, तो ये मेरे सर पे आ जाएगा, वो बहन यहां आ जाएगी, फिर उसके बच्चे पालना मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि बहनोई का इलाज लंबा चलने वाला है और ये बहुत लंबी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना आ पाए, इससे बचने की वो हर संभव कोशिश कर रहे थे। तो जनार्दन चाचा बोले कितना दोगला किस्म के आदमी थे ये हंस जी। तो मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा, मैंने पहले ही कहा कि जब आप पारिवारिक पृष्ठभूमि में हंस जी के जीवन के दूसरे पहलू को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आदमी पाखंड की दूसरी पाठशाला है। संजय भैया बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रंजन बाबू। मैं बोले संजय भैया, केवल बहनोई उनकी बातों को काट देते हैं, इसलिए उसको कोई हेल्प नहीं करना चाहिए, भले ही वो कितनी भी जरूरत में क्यों ना हो। तो जनार्दन चाचा बोले फिर ऐसा परिवार होने का क्या फायदा है, ऐसा भाई किस लिए होना चाहिए। मैं बोला यही आप देख लीजिए, एक तरफ हंस जी नवल नारायण के यहां पुत्र पैदा हुआ है, वहां पहुंच जाते हैं और वहां एक नया नियम भी बता देते हैं कि सुदिन सधाने के लिए मुझे अपनी इस बहन को विदा करा के ले जाना है। लेकिन हंस जी की दूसरी बहन को पुत्र हुआ है और उनके बहनोई हॉस्पिटल में भर्ती है और उसी दिन हुआ है जिस दिन यहां नवल नारायण के घर में पुत्र हुआ है। उधर भी पुत्र जन्म के 5 महीने हो गए और वो 5 महीनों में वो बहन बहुत परेशान है क्योंकि उसके पति हॉस्पिटल में है, उस पे बच्चों की भी जिम्मेदारी है, घर परिवार की भी जिम्मेदारी संभालने की है। लेकिन हंस जी उधर की कोई खोज खबर लेने नहीं गए। अगर सुदीन का मामला बनता है तो उस बहन के लिए भी बनना चाहिए था, लेकिन हंस जी को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन नवल नारायण के यहां अपना ईगो शांत करने के लिए, विदा कराने के लिए हंस जी आए हुए थे और आए हुए नहीं थे, जिद करके दत्त बाबू से लिवा करके भी जाते हैं। तो संजय भैया बोले एकदम पाखंडित है, एकदम पाखंडित है। हमको हंस जी अगर मिल जाए ना
अच्छा हुआ मर गए। अगर हमको अभी जिंदा में मिल जाए रंजन बाबू तो हम जाके टैटुआ दबा देते हैं। जिस तरह हम कहानी सुने हैं उसमें हंस जी के प्रति हमको मन में घिन आने लगा है। तो मैं बोला संजय भैया अभी आपको बहुत कुछ और हंस जी के बारे में जानना बाकी है। तो बोले आप और क्या बताइएगा रंजन बाबू। तब मैंने कहा और क्या बताइएगा, आप अभी आश्चर्य कर रहे हैं। अभी आपको लगे हाथ बता देते हैं। हंस जी डॉक्टरेट थे, आपको पता चल गया। हंस जी के भाई जो हंस जी के जन्म के बाद 26 साल बाद पैदा हुए थे, हंस के भाई कंस, उनको भी हंस जी ने डॉक्टरेट बना दिया था। लेकिन आपने और जनार्दन चाचा ने यह नहीं पूछा कि हंस जी के जो 6 बहनें थी इनकी शिक्षा दीक्षा का क्या हाल था। जनार्दन चाचा बोले हाँ रंजन बाबू यह बात भी तो महत्वपूर्ण था। मैं बोला जनार्दन चाचा जो हंस खुद डॉक्टरेट तक पहुंच गया हो, चाहे बहुत स्ट्रगल से पहुंचा हो क्यों नहीं, लेकिन पहुंच गया हो, और अपने सबसे छोटे भाई जो उनके जन्म के 26 साल बाद पैदा होता है उसके अंदर योग्यता नहीं है, उसको भी डॉक्टरेट बना देता है थीसिस लिख करके। लेकिन उस घर की जो 6 बहनें बीच में है उनमें से किसी बहन की भी शिक्षा तीसरी क्लास से ऊपर नहीं थी। तो जनार्दन चाचा आश्चर्य कर गए, बोले हम तो सुने हैं कि पढ़ल घर के सुगवो पढ़ल होता है रंजन बाबू। तो ये इतने पढ़े लिखे थे और इनको नहीं पता था कि महिलाओं की शिक्षा दीक्षा कितना जरूरी है, तो बहनों को नहीं पढ़ाते थे। मैं बोला यहीं से तो आपको पता चलेगा जनार्दन चाचा कि कितने बड़े वाले पाखंडी थे हंस जी। ये हंस जी के जितने भी साहित्यिक मित्र होंगे उनको ये बात नहीं पता चली होगी, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा और कभी पूछा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हंस जी बड़े बड़े व्याख्यान में जब खड़े होते थे तो भाषण देते थे बड़े बड़े, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और उनके साथ मंच पर कई महिलाएं बैठी होती थी जो उनके साथ प्रोफेसर का काम करती थी, वो भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। लेकिन जब घर की बात आ जाए, अपनी बहनों का बात आ जाए, तो इनकी बहनों का शिक्षा दीक्षा किसी का भी 6 बहनों का तीसरी क्लास से ऊपर नहीं हुआ। संजय भैया बोले ये तो सच में बहुत बड़का पाखंडी थे। अपने भाई को पढ़ा सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए रंजन बाबू वो स्ट्रगल करके पढ़े, मान लीजिए उनके नीचे जो शुरुआत की 2-3 बहनें होंगी उसका शिक्षा दीक्षा शायद वो अपने स्ट्रगल के समय में वो उनको साथ नहीं आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन आपने कहा ये नवल नारायण की जो पत्नी थी ये 5वीं बहन थी, तो इसका मतलब है कि हंस जी की 6ठी भी बहन होगी जो नवल नारायण की पत्नी से छोटी होगी। मैं बोला बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो बोले इसका शिक्षा दीक्षा, मैं बोला उनकी भी शिक्षा दीक्षा वही 5वीं से नीचे। एक तरफ अपने भाई कंस को, क्योंकि वो पुरुष है ले और वो अयोग्य भी है, वो कोई योग्यता नहीं रखता, उसका हंस जी थीसिस भी लिख दे सकते हैं, उसको डॉक्टरेट भी बना दे सकते हैं। लेकिन वही हंस जी अपनी बहनों को, जो हंस जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, महिला सशक्तिकरण जरूरी है, एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा घर परिवार सुधर जाता है, मायके ससुराल उसका सब पढ़ जाता है, पता नहीं कितने भाषण दिए होंगे, गिनती नहीं है उसकी। लेकिन ये सब पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाला था। अपनी बहन को पढ़ाने और अपनी बहन को शिक्षा दिलाने के लिए जब बात करे तो हंस जी शून्य थे, बहुत बड़े वाले शून्य। तो जनार्दन चाचा बोले हम पहला ही कहे थे ना कि हंस जी के नीचता में कोई कमी नहीं था। अरे भाई शुरुआत वाला अगर आपके बाप का देखभाल की जिम्मेदारी थी, आपको भी देखभाल नहीं किया और उन्होंने अपनी बेटियों का भी नहीं किया, तो जिस तरह आप अगर कंस को पढ़ा रहे हैं तो फिर कंस के साथ जो और आपकी नीचे से बहनें हैं जिनका आप कर सकते हैं उनको क्यों नहीं पढ़ाए भाई। मैं बोला यही बात प्रश्न पूछने लायक है जनार्दन चाचा। अगर उनके पिताजी निकम्मे थे और निठल्ले थे और वो किसी की देखभाल नहीं कर रहे थे तो वो कंस की भी देखभाल नहीं करते। आप अपनी तरह कंस को भी अपने बल पे स्ट्रगल करके कुछ बनने के लिए छोड़ देते।
कंस को क्यों डॉक्टरेट बनाया आपने? कंस के पिता क्यों बन गए? लेकिन इन बहनों के ऊपर क्यों फिर ध्यान नहीं दिया कि इनको भी पढ़ाया जाना चाहिए? चलिए, जिनकी बिना पढ़ाए शादी ब्याह किसी तरह आपने कर दिया स्ट्रगल करके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नीचे बची हुई थी उनको क्यों पढ़ाई क्यों नहीं ले गए? अगर उनको पढ़ाई कराने में लगाते, आपको पता चल गया था ना, प्रोफेसर बन गए थे और महिला सशक्तिकरण पर भाषण भी देते थे बहुत बड़का बड़का। तो संजय भैया बोले, सच में रंजन बाबू, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, और जितने जानेंगे ना उतने हमारे अंदर से खून खौलेगा और हमको मन करेगा होते हंस जी तक टेटुआ दबा देते हम। मैं बोला, संजय भैया, यही तो धैर्य की परीक्षा है। हंस ये नहीं है, मान लीजिए कौन सा आपको सामने मिल जाएगा तो क्या करिएगा? तो संजय भैया बोला, हम टेटुआ दबा देंगे। मैं बोला, तो फिर जेल चले जाइएगा। हालांकि डिजर्व करते हैं हंस का भाई कि जहां मिले उसको अड़च करके धो दिया जाए और उसका टेटुआ दबा दिया जाए, लेकिन ये कर नहीं सकते, सिर्फ गालियां दे सकते हैं और ऐसे आदमी के धरती पर मौजूद होने को लानतें भेज सकते हैं। तो जनार्दन चाचा ने कहा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रंजन बाबू, आप सही कह रहे हैं, जो ऐसे लोगों का कहानी बता रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों का कम से कम आगे भविष्य में आंख खुलेगा। इस समझ में तो आवेगा कि समाज में कैसा कैसा लोग होता है। खाली उसके लिखल किताब पर मत जाइए, वो क्या भाषण में बोलता था इस पर मत जाइए, इस पर भी जाइए कि वो करता क्या था। मैं बोला, बिल्कुल जनार्दन चाचा, एक आदमी की पहचान वही है कि वो करता क्या है, कहता क्या है, ये पहचान नहीं है। सब अच्छा कहते हैं, लेकिन वो कहने के पीछे छुप करके कौन शरीफों का काम कर रहा है और कौन चोरों का काम कर रहा है, यही तो सब अंतर पड़ जाता है। अगर जो सब कहते हुए अच्छे दिख रहे हैं वो सब अच्छे होते तो ये समाज कितना अच्छा नहीं होता। तो जनार्दन चाचा ने कहा कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रंजन बाबू, आगे का कहानियां बताइए। तो हमने कहा, जनार्दन चाचा, आपकी शिराओं में खून जम जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे जान के ये चरित्र हंस जी का, लेकिन बताना जरूरी है, ध्यान से सुनिए। जब उधर परेशानी का माहौल था और हंस जी उधर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो बार बार हमने भी कहा है कि उनके पिताजी हंस जी के वो तो कुछ करते ही नहीं थे, उनका कोई ध्यान नहीं था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जहां हंस जी का ध्यान नहीं था वहां हंस जी के जो पिताजी थे उनका ध्यान था, उस बेटी के प्रति उनकी ममता थी। तो वो हर थोड़े दिन पर उधर जाकर के हालचाल लिया करते थे, और जब वहां प्रॉब्लम चल रहा था, जब उन्होंने देखा कि दामाद हॉस्पिटल में है और बेटी मुसीबत में है और हंस कुछ करेगा नहीं, हंस तो जाएगा भी नहीं देखने, और अगर हंस जी को वो कहते कि जाओ हंस देख करके आओ, तो हंस जी झिड़क भी दिया करते थे। वो पिताजी की सुनते कब थे, और पिताजी से उनकी औकात पूछ लिया करते थे। ये भी हंस जी किया करते थे, बोलते थे आपको कुछ करना धरना है नहीं तो आप अपने औकात में रहिए, अपने पजामा से बाहर नहीं जाइए, अपनी धोती से बाहर नहीं जाइए, आपको जो करना है चुपचाप बैठ के करते रहिए, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। मैं जो बना हूं अपने दम पर बना हूं, आपके दम पे तो बना नहीं हूं, तो आप मुझे ज्ञान मत बघारिए, मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं पीएचडी हूं। तो चुप हो जाते थे हंस जी के पिताजी, और हंस जी फिर अपनी मनमानी किया करते थे। करना चाहिए, वह स्ट्रगल से आगे बढ़े हैं, लेकिन ढकोसलावादी नहीं होना चाहिए। जो सिद्धांत आपने बना रखा है, बुनियादी सिद्धांत, जिस सुदिन का बहाना करके आप अपनी एक बहन को तो विदा करा के ले जाते हैं, वहीं आप दूसरी जगह से ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं कि वहां भी आपका एक भगिना जन्म लिया है, वहां तो देखने भी नहीं गए, वहां उसकी मुसीबत को पूछने भी नहीं गए। क्यों? वहां मंगल नहीं हो रहा, उसका सुदिन सधाना नहीं बनता है। तो जिस वक्त नवल नारायण की पत्नी को लेकर के हंस जी पहुंचते हैं पचनामा,
उन दिनों में अपनी छोटी बेटी के साथ, जो सुशीला से नीचे की नंबर की बहन थी, हंस जी के पिताजी देखभाल के लिए वहां पहुंचे हुए थे। वो यहां पंचनामा में रहते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वहां देखभाल के लिए बहन के यहां पहुंचा दिया था, उसको अपनी उस बहन के पास, अपनी उस बेटी के पास, और खुद बीच बीच में जाकर के देख करके आया करते थे। और जब हंस जी वापस पहुंचते हैं पचनामा माया को लेकर के, तब वहां हंसनी जी भी देख करके अवाक रह जाती हैं, हंस जी की पत्नी, और पूछती हैं ये क्या हुआ। क्योंकि हंस जी कोई प्लानिंग से नहीं गए थे कि हमें विदा करा के लाना है। अब वहां चूंकि दत्त बाबू विदा करने से मना कर रहे थे, अचानक से माया ने कह दिया भैया हम भी चलेंगे पचनामा, और हंस जी ने फिर प्रस्ताव कर दिया कि विदा कर दीजिए। और दत्त बाबू ने कहा सुदिन का तो कोई मामला नहीं बनता है, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, पहले बच्चे में ही सुदिन का समस्या होता है, अब ऐसा नहीं है, और बच्चे का मेडिकल कंडीशन अलाउ नहीं करता है जाने के लिए। तो हमने आपको बताया, हंस जी को तो दिल पे लग गया, हमको ना कैसे कह सकते हैं। तो वो यहां तक तर्क देते चले गए कि हमारे यहां परंपरा है सुदिन सधाने का हर बच्चे के जन्म के बाद। तो वहां वो बताते हैं कि हम तो सुदिन सधाने के लिए लीवा लाए हैं। तो हंसनी जी को बड़ा गुस्सा आता है, बोले आपके यहां और कितनी बहनों का दूसरे बच्चे के बाद आप सुदिन सधाने के लिए लाके आए हैं, थोड़ा हमें बताइए। और हंस जी को जो दूसरे बहनोई थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका भी परिचय देकर के पूछ रही है हंस जी की पत्नी के, उनको आपने क्यों नहीं लाया फिर, वहां तो आप देखने भी नहीं गए, यहां आप पहुंच गए गदाईपुर नवल नारायण के यहां। इस बहन के लिए आपको बड़ी फिक्र है, उस बहन के यहां आप देखने भी नहीं गए हैं, क्यों, जबकि वो मुसीबत में भी है। तो संजय भैया बोले हंस जी की पत्नी ज्यादा समझदार थी। मैं बोला वो समझदार भी नहीं थी, वो प्रैक्टिकल भी थी और वो अच्छी भी थी। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि हंस जी को जीवन में जो कुछ भी मिला होगा तो ये उस स्त्री के भाग्य से प्राप्त हो गया होगा, वरना हंस जी जैसे लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। और वो बहुत ही कम उम्र में हंस जी के ब्याह करके आ गई थी, तो संभवतः उनके साथ इनका भाग्य संयुक्त हो गया होगा, इसलिए हंस जी अपने स्ट्रगल के बाद सक्सेस हो गए जीवन में, क्योंकि उनका भाग्य जुड़ गया था। वो बहुत ही अच्छी महिला थी, वो बहुत ही अच्छी धार्मिक थी हंस जी की, हंसनी जी, और वो न्याय के साथ खड़ी होती थी, वो न्याय के बारे में सोचती थी, वो कोशिश करती थी कि हम किसी के तरफ भेदभाव ना करें, जो करें सबको बराबर करें। तब हंस जी के साथ हंसनी जी का काफी झगड़ा होता है माया के पहुंचने के बाद, कि आप एक कैसे कर सकते हैं, ये करने वाले आप कैसे हो सकते हैं। तो हंस जी कहते हैं फिलहाल पिताजी कहां हैं। तो हंसनी जी बताती हैं कि पिताजी वहीं गए हुए हैं आपके उस बहन के यहां, और आपको तो यह भी नहीं पता है कि आपकी जो वो छोटी बहन है, इसका भी ध्यान है आपको, कि वो बच्चे के जन्म के समय से ही वहां उसकी देखभाल के लिए वो भी वहां गई हुई हैं। आपने एक बार भी पूछा कि वो बहन कहां है पिछले 5 महीने में। तो ये लेकर के भी हंस जी का हंसनी जी के साथ बहुत तगड़ा विवाद होता है। और उसके बाद अगले दिन हंस जी अपने ड्यूटी, हमको जाना है, बहुत बिजी हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना हमारी इस बहन का, और जब लौट करके पिताजी आ जाए तो वहां का हाल समाचार हमको लिख देना। ये सब औपचारिकताएं थी जो कह करके किसी भी तरह से झगड़ा अपनी पत्नी के साथ मिटा करके हंस जी वापस अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। और ये जो हंस के भाई थे कंस, उन दिनों में ये 10वीं पास करके बैठे हुए थे, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, 10वीं बोर्ड के रिजल्ट का। और माया वहां पहुंच जाती है। हमने आपको पहले ही बताया है, माया के मन में बहुत ललक है कि मैं रतन के सामने, वो विष्णु पठकवा के सामने, और वो जो जिनको नबी मियां कहा जाता था,
उनका नाम था मोहम्मद नबीउल हक। तो नबीउल को संक्षिप्त करके लोग उनको नबी मियां कह के बुलाते थे गांव में लोग। तो नबी मियां के सामने अपने इस बेटे को लेकर के घूमूं, दिखाऊं मेरा बेटा हुआ है। जो इस तरह की स्त्रियां होती हैं जिनका चरित्र ऐसा होता है, ये हंस जी की जो ये बहन है नवल नारायण की पत्नी जो माया है, चलिए इसका सुशीला नाम अब छोड़ देते हैं। अब हंस जी की सुशीला कहेंगे, नवल नारायण की माया कहेंगे तो लोग कंफ्यूज ज्यादा होंगे। अब इसको माया के नाम से ही नवल नारायण बुलाते हैं तो इसको सुशीला नाम का आज त्याग कर दिया जाए और इसको हमेशा माया ही कहा जाए। तो ये जो हंस जी की बहन है नवल नारायण की माया, इसका चरित्र तो आपको पता ही है। तो इसे बड़ा आनंद आता था ये दिखाने में, प्रदर्शन करने में, देखो मेरे को बेटा हुआ है। इसे लगता था इस बहाने से हम रतन को जलाएंगे और इस बहाने से विष्णु पटकवा को थोड़ा जलाएंगे। तो संजय भैया बोले बड़ा क्षुद्र मानसिकता है। तो मैं बोला अब तो ये गिरे हुए असाधारण रूप से गिरे हुए असाधारण लोगों की कहानी है ही संजय भैया। तो जनार्दन चाचा बोला हाँ बतिया तो सही है कह रहे हैं, बताइए आगे बताइए रंजन बाबू। तो मैं बोला माया इसके प्रदर्शन में लग जाती है, अपने पुत्र को लेकर नाचते चलती है, देखो मेरा बेटा हुआ, देखो मेरा बेटा हुआ। अब रतनवा कहता है तुम्हारे पास एक आध बेटा मेरा भी यादगार लेके घूमो ऐसे ही। तो माया इतराते हुए इठलाते हुए, ये मेरे पति का देन है, तू भी मुझे देना चाहता है बेटा अपना, चल मैं आई हुई हूं, आ जाना आज। तो इस तरह से माया का व्यभिचार वहां फिर से शुरू हो गया। उस बच्चे के प्रति वहां जाके कोई जिम्मेदारी माया की रह नहीं गई थी। वो फिरंट घूमती रहती थी और जैसा कि उसके रूटीन में था वहां फिर विष्णु पटकवा भी पहुंच जाता था। कभी रतन है, कभी विष्णु पाठक है और कभी मौका मिले तो नबी मियां है। तो रंगरेलियां जारी थी और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी लगभग ये माया के वो हंस जी की पत्नी हंसनी जी पर आ गई। हंसनी जी देखभाल किया करती थी इस बच्चे की। और माया को तो लगता ही नहीं था कि अब उसका कोई लेना देना यहां बच्चे से है, तो वो पूरे दिन इधर से उधर मटकने में चटकने में व्यस्त रहती थी। लेकिन इस बीच में वहां कांड होता है। तो संजय भैया बोले वो कांडवा बताइए ना रंजन बाबू क्या हुआ। तो हमने कहा संजय भैया ये ऐसा कांड है जिसको एकदम से बैठ के फुर्सत से बताना पड़ेगा और आपको एक ही बैठक में फुर्सत से सुनना पड़ेगा। तो अगर आप इजाजत दीजिए तो हम बाथरूम कर आवे और उसके बाद फिर आपको बताते हैं आकर के कि क्या होता है। तो जनार्दन चाचा बोले ये माया को लानत है, हंस को तो लानत है ही, कंस को लानत है, और आज हंस जी के पिताजी को लानत नहीं भेजेंगे। वो अच्छा काम कर रहे हैं। जिसको हंस जी देखभाल नहीं करते और जिसके देखभाल करने से हंस जी डरा जाते हैं, उसका भी देखभाल का जिम्मा उनको था। तो मैं बोला जनार्दन चाचा वो एक न्याय प्रिय इंसान थे, शांत रहते थे, पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्होंने नहीं पूरी करी क्योंकि वो एक तपस्वी टाइप इंसान थे। हालांकि जब वो परिवार में थे तो उनको जिम्मेदारियां अपनी पूरी करनी चाहिए थी और हर साल में बच्चों की लाइन लगाते थे, लेकिन उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते थे। लेकिन अपनी उस बेटी के प्रति जिसके प्रति देखा कि हंस गैर जिम्मेदार है, उसके प्रति वो जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे अभी, और वो वहां गए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि हंस इधर कोई ध्यान नहीं देगा, हंस से जब भी बात करो तो हंस उस तरफ के लिए कोई बात ही नहीं करता, तो उनको यह भी समझ आ गया था कि हमारे पास साधन तो नहीं है ज्यादा, लेकिन हम
शरीर से जितनी मदद कर सके उस परिवार की कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वहां भेज भी दिया था ताकि वो अपनी बड़ी बहन की अच्छे से देखभाल कर सके। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा बोले, बाकी और जो काम गलत किए होंगे उसके लिए भले ही उनको लानत है, लेकिन यहां जहां जिसको देखने वाला कोई नहीं था और हंस जी जिसकी देखभाल नहीं कर रहे थे, वहां वो अच्छे से देखभाल कर रहे थे, इसलिए उनको लानत नहीं भेजते हैं, उनको प्रणाम भेजा जाए। हमने कहा भेजिए, लेकिन बोले नवल नारायण को लानत है। हालांकि आज की कहानी में नवल नारायण कोई है ही नहीं अभी। अरे ये नवल नारायण की माया को तो बहुत ही लानत है, ये बहुत ही गिरी हुई स्त्री है। मैंने बोला ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय भैया, और अभी आगे आपको और भी अच्छे से प्रमाणित हो जाएगा। आप लोग लानतें भेजते रहिए, और जब मैं लौट के आता हूं तब मैं आपको सुनाता हूं इस कहानी में आगे का भाग। और जब लघु शंका से आऊंगा तो 18वें खंड में बताऊंगा कि इसके आगे क्या होता है। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा लानते बैठ के भेज रहे थे हंस को, कंस को, हंस की बहन माया को, और मैं चला गया बाथरूम लघु शंका करने। और इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। तो आप सभी व्यूअर्स भी हैं हमारे समझदार, आपको पता है जनाब कि मैं हूं रंजन कुमार, और आपको ये भी पता है कि आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। तो मैं लौट के आता हूं, तब तक के लिए आपको सप्रेम नमस्कार।